जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले 2 दिन पहले आप लोग को झारखंड बोर्ड ने आपके वेबसाइट पे, जैक का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे सभी विषयों का एक एक सेट मॉडल पेपर दिया आप लोग को। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल सेट। इसमें कुल देखिए कक्षा 9 विषय विज्ञान, इसमें आपको 1.5 घंटा समय मिलेगा। अब कुल क्वेश्चन जो होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक 1 नंबर मिलेगा आपको। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो आप सही अगर चयन करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए हम लोग फटाफट करते आते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? समान का मतलब होगा बराबर होता है। ऑप्शन ए है चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए आप, चाल और वेग। ऑप्शन नंबर क्या होगा पहला में? चाल और वेग, चाल और वेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? निश्चित दिशा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है विस्थापन, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? विस्थापन। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। स्वचालित मतलब जो हम लोग चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाते हैं कि नहीं, तो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर या थर्मामीटर। थर्मामीटर तो बुखार नापने में काम आता है। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को नापता है, दूरी को मापने वाला को बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑडोमीटर को टिक कीजिए, ऑडोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑडोमीटर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख लीजिए आप लोग। ये 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, यदि पिंड का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, ठीक है, और उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है दुगना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, वही रहेगा, ठीक है, वही रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी है, मतलब ए का जो द्रव्यमान है 6 किलो है और बी का कितना है? 34 किलो है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जिसका ज्यादा वजन होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो उसका जड़त्व ज्यादा रहेगा। कोई बच्चा 5 साल का बुतरू है और कोई 25 साल को, मान लो हम लोग 20 साल का आदमी है, या तुम लोग जैसे 15 साल का लड़का है, तो द्रव्यमान किसका ज्यादा रहेगा? जिसका ज्यादा वजन होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? दो वस्तु है ए और बी, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, तो किसका ज्यादा होगा जड़त्व? देखो ऑप्शन नंबर ए में है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। ए का जड़त्व बी से अधिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए का जड़त्व कितना है? ए का द्रव्यमान 6 किलो है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में है बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। सी में है ए का जड़त्व बी का जड़त्व दोनों बराबर होगा। नहीं होगा, बराबर तो होगा ही नहीं, ए का तो ज्यादा होगा नहीं, तो बी का ज्यादा होगा। तो ए का जड़त्व जो है बी का जड़त्व से क्या होगा? अधिक होगा, तो बी का जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। क्या लिखना है? बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ठीक है, ये टिक कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के हम लोग 3 नियम पढ़े हैं। न्यूटन के गति नियम 3 पढ़े हैं कि नहीं? तो पहला जो नियम होता है बाबू, वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए आप, न्यूटन का गति प्रथम नियम। देखिए ऐसे लिखिएगा, न्यूटन का, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 8वां क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण या संवेग के संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, संवेग के संरक्षण, संवेग के संरक्षण, ठीक है। अगला है
60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में 600 एन फॉर न्यूटन, 60 एन, 100 एन, 10 एन। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए इसमें, 100 एन। कितना होगा? 100 एन, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घट जाएगा या 4 गुना घट जाएगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। तो सभी माध्यम से गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंगे का, अनुप्रस्थ का या विद्युत चुंबकीय तरंग का? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव श्रवण की श्राव्य प्राप्त ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 20 किलोहर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ए, 20 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज। देखो हम लोग पढ़े हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक होता है कि नहीं? तो इसमें किलोहर्ट्ज दिया हुआ, इसीलिए 20 किलोहर्ट्ज होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? प्रासरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन या तो संघनन? तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, विसरण होगा। क्या होगा? विसरण। क्वेश्चन नंबर 15, बर्फ का गलनांक कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन? 273.16 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 273.16 K4 केल्विन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस या जल? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन है 17 में, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? लोहा, पीतल, जल या तांबा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी क्या होगा? जल, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर का, मतलब Zn और Cu का, Cu और Fe का, Ag और Al का, Ni और Cu का? तो ऑप्शन नंबर ए में टिक कर लीजिए आप, Zn और Cu का, Zn और Cu मतलब जिंक और कॉपर का, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ में जल का बर्फ में बदलना, मतलब मान लो जल है, पानी है तो बर्फ में बन जाएगा, तो बर्फ फिर पिघल कर जल क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाएगा फिर मोमबत्ती बन सकता है, जल जाएगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना, फिर वापस हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पचना। क्या होगा? भोजन का पचना, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें है ए, NaO, Na2O, Na2O3, NaO2। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए इसमें, ऑप्शन नंबर बी, Na2O। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर बी 2 टिक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20 हो गया, 21। 22 में C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 24, 26, 12 या 14? इसमें ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए आप, 26 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन या जेम्स चैडविक? तो ऑप्शन नंबर बी है जे थॉमसन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या होगा क्या होगा? 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या 27 होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 11 होगा। कितना होगा? 11। क्वेश्चन नंबर 25, किसी तत्व के समान समस्थानिक निम्नलिखित में कौन सा परमाणु समान नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव का उदाहरण है? कोशिक एक कोशिक जीव का उदाहरण है
गेहूं है, चिड़िया है, अमीबा है, प्याज है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अमीबा। यही है ना जी ये कोशिक जीव। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी उपकरण या राइबोसोम? तो ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण। क्या होगा? गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? अवशोषण, विसरण, प्रासरण या संवहन? तो प्रासरण होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रासरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर कौन सा होता है? विभेद्योतक, जाइलम या फ्लोएम? तो जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है? जल का संवहन करता है। फ्लोएम का क्या काम है? भोजन का पहुंचाना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? विभेद्योतक। ठीक है, ये आधा जा होगा इसमें। ठीक है, अगला आइए। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? जल, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आ जाइए। निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण है? लोहा, पीतल, जल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 इधर है ना। देखिए अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति मत्स्य, फसल, दूध उत्पादन, मधुमक्खी उत्पादन। तो श्वेत क्रांति मतलब सफेद क्रांति। तो सफेद दूध सफेदन होता है जी। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति की कौन सा किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। क्या लिखेंगे? सी नंबर ऑप्शन, दूध उत्पादन से। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल और खरीफ फसल आप लोग को हम बता चुके हैं। तो धान, मक्का, अरहर, चना। रबी फसल का उदाहरण बताइए कौन सा होगा? डी, चना। डी जो है चना, ये कौन सा फसल है? हाँ, रबी फसल है। ठीक है, अगला। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? उसका निवास स्थान। निवास स्थान मतलब रहे वाला जगह। उसके पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। क्या होगा? उसका कोशिका संरचना, उसका कोशिका संरचना, कोशिका संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 34 नंबर। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिनोप्रोसन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए आप, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगला प्रश्न है वेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? वेल मछली होता है ना, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी या मत्स्य? तो ऑप्शन नंबर डी। मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो वेल जो होता है मछली एक प्रकार का है ना। अगला क्वेश्चन है वैश्विक उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर। जल प्रदूषण निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी या फेफड़े संबंधी रोग? ऑप्शन नंबर ए में है जल के तापमान में परिवर्तन। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, फेफड़े के संबंधी रोग। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक है, फेफड़े संबंधी रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग है। ठीक है, जैसे फैलता नहीं, खांसी जुकाम फैल जाता है, हैजा फैल जाता है, काला ज्वर फैल जाता है। तो इसमें रतौंधी बीमारी, रतौंधी मतलब जब कम देखे लगता है, समझ गया? तो अगर किसी को हो जाएगा तो एक आदमी को रतौंधी हो जाएगा तो दूसरा आदमी देखे सो जाएगा। असंक्रामक रोग, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, रतौंधी है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालिक रोग है? खांसी जुकाम, हैजा, टीबी, मधुमेह? इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, मधु। ऑप्शन नंबर सी टीबी। टीबी बीमारी जो है जल्दी ठीक नहीं होता, दीर्घकालिक है। बाकी तो तुरंत 1-2 दिन में खत्म ठीक हो जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है जीवाणु निम्नलिखित में कौन से वर्ग में आते हैं? जीवाणु, ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फंजाई? ये आप लोग जीवों की विविधता जो चैप्टर 7 है आप लोग का किताब में, उसमें हम लोग पढ़े। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, मोनेरा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। इस तरह के आप लोग का मॉडल क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, इस तरह की तैयारी कीजिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।